टुडेज आवर टॉपिक इज राइनाइटिस। राइनाइटिस क्या होता है? सबसे पहले तो राइनाइटिस जो कि इन्फ्लामेशन होता है नेजल म्यूकोसा में। राइनाइटिस का यही बेसिक मतलब होता है, इन्फ्लामेशन इन द नेजल म्यूकोसा। तो कॉमन कॉज क्या क्या है राइनाइटिस के? तो बेसिकली दो कॉमन कॉज हैं राइनाइटिस के। पहला है कॉमन कोल्ड, कोल्ड हो जाना, और दूसरा है एलर्जी, एलर्जिक्स। दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ द राइनाइटिस। इसके बाद सिम्टम्स के बारे में अगर हम लोग इसके बात करते हैं तो रनी नोज, स्नीजिंग, अटैक ऑफ स्नीजिंग, nasal congestion, stuffiness, facial pain. These are the common symptoms of rhinitis. कॉमन सिम्टम्स के बाद हम लोग इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट क्या क्या है राइनाइटिस का? राइनाइटिस के मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं राइनाइटिस के पेशेंट। एंटीबायोटिक्स, एक एंटीहिस्टामिन। इसका क्या क्या फंक्शन है हम लोग इसके बारे में अभी बात करेंगे। एंटीहिस्टामिन दिए जा सकते हैं। सर्जरी, एक मैनेजमेंट के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे वीडियो में। एलर्जिक शॉट्स दिए जा सकते हैं। इसको हम लोग डीसैनिटाइजेशन इंजेक्शन भी बोलते हैं। सैनिटाइजेशन इंजेक्शन भी बोलते हैं एलर्जिक शॉक को। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। राइनाइटिस के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। राइनाइटिस के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो राइनाइटिस के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो राइनाइटिस का सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन देयर डायग्नोसिस एंड सिम्टम के बेसिस पे किया गया है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किस पे किया गया? डायग्नोसिस एंड सिम्टम के बेसिस पे इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक। वैसे तो राइनाइटिस 4 टाइप का होता है, 4 टाइप्स का होता है, लेकिन बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस एंड सिम्टम ये 2 तरह का होता है, दैट इज एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक। ठीक है, 4 टाइप्स में कौन कौन से क्लासिफिकेशन आते हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, दैट इज योर एक्यूट एलर्जिक, वैसोमोटर, ड्रग रिलेटेड राइनाइटिस। ये होते हैं इसके 4 क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग एक्यूट राइनाइटिस के बारे में बात करेंगे। एक्यूट राइनाइटिस में क्या हम लोग पढ़ेंगे? सबसे पहले एक्यूट राइनाइटिस के बारे में देखेंगे। एक्यूट राइनाइटिस क्या होता है? एक्यूट राइनाइटिस कॉमन कोल्ड की तरह होता है। इसके सारे साइन एंड सिम्टम्स एकदम हूबहू कॉमन कोल्ड से मैच करते हैं। ये कॉमन राइनाइटिस है। एक्यूट राइनाइटिस एक कॉमन राइनाइटिस है। ये लास्टेड फॉर 5 to 7 डेज के लिए लास्टेड होता है। इसका ओरिजिन अगर बात करें, इसका ओरिजिन या फिर यू कैन से दैट कॉज दो हो सकते हैं, दैट कैन बी द वायरल रीज़न भी हो सकता है और बैक्टीरियल रीज़न भी हो सकता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट जो होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। इसमें ट्रीटमेंट इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है इसमें और इसके ट्रीटमेंट में नेजल और इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है। इसके मैनेजमेंट में नेजल डीकंजेस्टेंट दिया जा सकता है, टेंट्स दिए जा सकते हैं जो कि रिलीफ करता है एडिमा में, रिलीफ प्रोवाइड करता है एडिमा को, एडिमा। नेजल डिकंजेस्टेंट ये ब्रेक डाउन करता है नेजल म्यूकोसा को स्मॉल पार्टिकल्स में, नेजल डिकंजेस्टेंट। इसके बाद एंटीबायोटिक्स इसके मैनेजमेंट में दिया सकते हैं, जैसे कि बताएं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने इस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं। एनाल्जेसिक्स दिए जा सकते हैं। रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड पेन, टू रिड्यूस्ड इन्फ्लामेशन प्लस पेन। ठीक है, फिर सेकंड वन इज एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बात करेंगे।
सेकेंड एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बात करेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस में हम लोग क्या पढ़े? एलर्जिक राइनाइटिस सबसे पहले तो क्यों होता है? तो एलर्जिक जैसे कि शब्द से क्लियर हो रहा है, किसी एलर्जी की वजह से हो जाएगा एलर्जिक राइनाइटिस। दैट कैन बी डस्ट, मिस्ट, यूरिन, सलाइवा ऑफ पेट्स, स्मोकिंग, एक्सेट्रा। दिस कैन बी द रीजन ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, अब एलर्जी क्या करता है? ये इरिटेशन कॉज कराता है। ये जो एलर्जीज की थिंग्स है क्या इरिटेशन कॉज कराते हैं, इरिटेशन कॉज कराते हैं। इरिटेशन इन म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ नोज में, जो कि राइनाइटिस कॉज कराता है। जो कि यही एलर्जी जो होता है वो इन इरिटेशन राइनाइटिस कॉज कराता है। इसी को हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस भी एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इसमें भी ट्रीटमेंट जो होता है इसका भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें भी दिया जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस में भी। इसके मैनेजमेंट में अगर बात करें हम लोग, इसके मैनेजमेंट में अगर हम लोग बताएं तो एंटीहिस्टामिन दिया जा सकता है। इसके मैनेजमेंट में एंटीहिस्टामिन, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स दिया जा सकते हैं। एंटीहिस्टामिन क्यों? ये हिस्टामिन दैट इज आईजीई के प्रोडक्शन को स्टेबलाइज करता है। एंटीहिस्टामिन हिस्टामिन सेल्स को, इसके सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर दिया जा सकता है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर एकदम अच्छे से इसका हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। मास्ट सेल स्टेबलाइजर दैट इज स्प्रे प्लस स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। इसके मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, स्प्रे एंड स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। स्टेरॉइड्स इसके मैनेजमेंट में दिया जा सकता है। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस के। इसके बाद हम लोग वैसोमोटर राइनाइटिस के बारे में बात करेंगे। वैसोमोटर राइनाइटिस थोड़ा हम बता चुके हैं, दैट इज वैसोमोटर। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज वैसोमोटर राइनाइटिस। वैसोमोटर राइनाइटिस में हम लोग क्या पढ़ें इसके बारे में बात करें। वैसोमोटर राइनाइटिस का वैसे तो कोई भी ऐसे स्पेसिफिक कॉज नहीं होता है। वैसोमोटर राइनाइटिस का सेम एज प्रेजेंट इन अदर, वैसा ही इसका भी कॉज होता है। जैसे कि आप एक्यूट में एलर्जिक में कॉज पढ़े हैं वैसा ही होता है इसका भी। इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं हो सकता है, कोई नहीं होता है। हैज़ नो नोन कॉज ऑफ वैसोमोटर राइनाइटिस। ट्रीटमेंट इसका भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें भी होता है। मोस्टली इसमें नेजल स्प्रे रिकमेंड किया जाता है। मोस्टली नेजल स्प्रे दिया जा सकता है वैसोमोटर राइनाइटिस में। वैसोमोटर राइनाइटिस के बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे ड्रग रिलेटेड राइनाइटिस के बारे में। ड्रग रिलेटेड राइनाइटिस, ये लास्ट राइनाइटिस है। अगर 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एक्यूट, एलर्जिक, वैसोमोटर। द लास्ट वन इज ड्रग रिलेटेड राइनाइटिस। ड्रग रिलेटेड राइनाइटिस का क्या कॉज है? तो ये कंटिन्यूअस एंड रेगुलर यूज ऑफ इंट्रानेजल कॉकिन, रेगुलर यूज ऑफ इंट्रानेजल कॉकिन and continuous and regular use of intranasal कॉकिन एंड टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट के यूज़ की वजह से होता है ड्रग्स रिलेटेड राइनाइटिस। कंटिन्यूस एंड रेगुलर यूज ऑफ इंट्रानेजल कॉकिन एंड नेजल डिकंजेस्टेंट स्प्रे की वजह से होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो ड्रग है ये वैसो कंस्ट्रक्शन कॉज कराता है। वैसो कंस्ट्रक्शन एंड म्यूकोसल एडिमा कॉज करा देता है। ये जो ड्रग दैट इज इंट्रानेजल कॉकिंग एंड नेजल डिकंजेस्टेंट, ये क्या करता है? ये वैसो कंस्ट्रक्शन कॉज कराता है। वैसो कंस्ट्रक्शन एंड म्यूकोसल
एडिमा कॉज कराता है इन द नोज, इन नोज। इसकी वजह से ड्रग्स रिलेटेड राइनाइटिस हो जाता है। इसके मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, इसके अगर मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं हम, तो इसका मैनेजमेंट बस एक ही है, टू अवॉइड द कॉजेटिव एजेंट, अवॉइड कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट्स, ये इसका मैनेजमेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे राइनाइटिस के। इटियोलॉजी को ही हम लोग रीज़न भी बोलते हैं, रीज़न ऑफ राइनाइटिस। क्या क्या रीज़न है राइनाइटिस के? तो सबसे पहले तो एलर्जेंस दैट कैन बी मिस्ड, पोलन ग्रेन, परफ्यूम, डस्ट, यूरिन, वो अभी बताएं, सलाइवा ऑफ पेट्स, दैट कैन बी द एलर्जेंस जो कि राइनाइटिस कॉज कराता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लस वायरल इन्फेक्शन, ये सब भी राइनाइटिस कॉज कराते हैं इन्फेक्शन। कोरोनिक राइनाइटिस, कोरोनिक साइनसाइटिस भी ये राइनाइटिस कॉज कराता है। सिगरेट स्मोकिंग, दीज आर द रीज़न ऑफ राइनाइटिस। इसके बाद हम लोग पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे राइनाइटिस के। पैथोफिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग को रीज़न बताना होता है। अब ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, दैट इज जो आपको अभी बता चुके हैं, दैट इज एलर्जेंस, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। ड्यू टू इटियोलॉजिक फैक्टर्स की वजह से, सबसे पहले तो जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इनकी वजह से क्या होगा कि एलर्जेंस इनहेल्ड हो जाएंगे नोज़ में, एलर्जेंस हमारे नोज़ में चले जाएंगे, एलर्जी किसी भी तरह की हमारी नोज़ में जो एलर्जी हो जाएगी। इसके बाद ये जो एलर्जेंस इनहेल्ड इन नोज़। अब ये जो होते हैं एलर्जेंस होते हैं ये एंटीबॉडीज रिएक्शन होगा, जिससे कि IgE की प्रोडक्शन हो जाएगा, एलर्जी इसके इंटरेंस की वजह से, एलर्जेंस इनहेल्ड की वजह से IgE का प्रोडक्शन होने लगेगा हमारी बॉडी में, जैसे कि मास्ट सेल इंक्रीज हो जाएगा, मास्ट सेल का प्रोडक्शन। इसके बाद IgE के प्रोडक्शन की वजह से मास्ट सेल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, मास्ट सेल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके वजह से क्या होगा, केमिकल्स, मास्ट सेल्स प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब क्या नाम है इन केमिकल्स का, दैट इज हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब केमिकल्स रिलीज होंगे। हिस्टामिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब केमिकल्स रिलीज होंगे। इन केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन और वैसोडाइलेशन होने लगेगा। केमिकल रिलीज होने की वजह से म्यूकस प्रोडक्शन एंड वैसोडाइलेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज, नेजल कंजक्शन देखने को मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग राइनाइटिस बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में सबसे पहले हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री देखेंगे, उसका हिस्ट्री, प्रीवियस इलनेस की हिस्ट्री देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, एलर्जीज या फिर कोई भी उसको अस्थमा रहा हो, ये सब हिस्ट्री देखेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर ENT एग्जामिनेशन देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, ENT एग्जामिनेशन में हम लोग मेनली असिस्ट करते हैं डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टा, या फिर कभी इसको साइनसाइटिस रहा हो, कंजक्टाइल एबनॉर्मेलिटीज़, ये सब देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। उसके बाद RAST देखते हैं। RAST क्या होता है, रेडियो एल्गो शॉर्बेट टेस्ट होता है। RAST स्टैंड फॉर रेडियो एल्गो शॉर्बेट टेस्ट। ये बेसिकली एक ब्लड एग्जामिनेशन होता है। RAST बेसिकली एक ब्लड एग्जामिनेशन होता है जिसमें स्पेसिफिक सीरम IgE एंटीबॉडीज़ को दिखाता है। इसमें इस ब्लड एग्जामिनेशन में स्पेसिफिक सीरम IgE एंटीबॉडीज़ को देखा जा सकता है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एलर्जेंस,
allergens against particular allergens to detect the certain allergies, to detect certain एलर्जीज, टू डिटेक्ट सर्टेन एलर्जीज। ठीक है, इसके अलावा स्किन प्रिकिंग टेस्ट भी बोला सकता है, स्किन प्रिक टेस्ट भी होता है जो कि स्पेसिफिक एलर्जिक टेस्ट के लिए होता है। इसके अलावा स्किन प्रिक टेस्ट भी होता है। स्किन प्रिक टेस्ट जो होता है स्किन प्रिक टेस्ट, ये स्पेसिफिक एलर्जीज टेस्ट परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट द एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए स्पेसिफिक होता है स्किन प्रिक टेस्ट। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए होता है ये स्पेसिफिक होता है। एलर्जेंस टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द स्किन टू डिटेक्ट द रिस्पॉन्स फॉर एलर्जेंस दैट कॉजेज बाय द राइनाइटिस। ठीक है, इसके बाद हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। राइनाइटिस के मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले तो अवॉइड एलर्जेंस, सबसे पहले अवॉइड कर देना है। अवॉइड एलर्जेंस, अवॉइड एलर्जेंस सबसे पहले यही अवॉइड कर देना। इसके बाद एंटीहिस्टामिन पेशेंट को दिया जा सकता है। एंटीहिस्टामिन क्यों दिया जाता है? टू कंट्रोल द इरिटेशन ऑफ आइज एंड द सिम्टम्स रिलेटेड टू द नोज। ये अब एंटीहिस्टामिन करता क्या है, क्या फंक्शन क्या है एंटीहिस्टामिन का? बेसिकली देखा जाए तो ये रिड्यूस करता है इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन को, रिड्यूस करता है, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ histamine, reduce the effect of histamine by acting on receptor site, by acting on its receptor site। ये इसके रिसेप्टर साइट पे एक्ट करके इसके रिड्यूस करता है इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन को। और इसके एग्जांपल बोले तो सिट्राजीन हो गया, ये सब इसके ड्रग्स के एग्जांपल एंटीहिस्टामिन के। इसके अलावा नेजल या फिर ओरल डिकंजेस्टेंट दिया जा सकता है, जो नेजल या फिर ओरल डिकंजेस्टेंट दिया जा सकता है, जो कि वो ब्रेक डाउन करता है म्यूकस को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पार्टिकल्स में। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिया जा सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है इफेक्ट, इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया सकता है। क्यों? इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है। दे आर प्रेफर्ड इन राइनाइटिस। इसके अलावा नेजल स्प्रे एंड ओरल डिकंजेस्टेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड के फॉर्म में आता है, इसको भी दिया जा सकता है।